हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है। 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक फर्स्ट, और उसमें हम लोग जो है फ्रांस की क्रांति को पढ़ रहे थे। क्लियर है? तो जैसा आपको पता है कि इस फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत फ्रांस में कैसे राजतंत्र का उन्मूलन कर दिया गया और कैसे जो है गणतंत्र की स्थापना हुई। तो आपने पढ़ा कि लुइस 14 को कैसे वहां से हटाया गया, और लुइस 14 के बाद जो आपका तीसरा पोस्टेड वर्ग था उसने कैसे सत्ता के संघर्ष के लिए संघर्ष किया। तो वो सारी कहानी, वो सारी चीजें हमने इसमें बड़े अच्छे से गौर कर कर देख ली थी। ठीक। और बहुत सारी चीजों को हमने प्रयास भी किया, और कैसे कहा कि 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत होकर आपका फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। 21 सितंबर 1792। ठीक। तो ये क्या है? ये उनकी आजादी की डेट है। दिन क्या हुआ ये? मान लीजिए आजाद कह सकते हैं। और आजाद किससे था ये? तो ध्यान दीजिए, जो राजतंत्र था उस राजतंत्र से आजाद हुआ था कौन? फ्रांस। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। सब कुछ मैंने आपको बड़े अच्छे से हाईलाइट किया है, गोल किया है, और कल भी मैंने आपको पूरा रिवीजन करके बताया है। ठीक है? और इनको दिखाने का प्रयास किया है। देखिए, और किस तरीके से ये लोग इकट्ठे हुए। और आपको पता है, जब वहां पर पहली बार आपका एक व्यक्ति रूल चलाता है, ठीक है, और जैकोबिन क्लब का मेंबर बनता है, तो एक साल 1793 से लेकर 1794 कैसा रहता है ये आपको देखना होगा और बात करनी होगी। ठीक। आज हम बात करेंगे महिलाओं को लेकर कि महिलाओं ने किस प्रकार से चीजें की, किस प्रकार से अपने अधिकार के लिए लड़ी। ठीक। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में एक महिला ऐसा वर्ग है जिन्होंने अपने लिए हमेशा संघर्ष के तहत ही इस संसार में कुछ पाया है। चाहे वो बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री, डेवलप नेशन हो, चाहे गल्फ कंट्री हो, चाहे कोई डेवलपमेंट कंट्री हो, चाहे एशियन कंट्री हो, चाहे साउथ वेस्ट ईस्ट कंट्री हो, हर जगह एक महिला वर्ग ऐसा है जिसने अपने राइट्स के लिए हमेशा मूवमेंट किया है, क्रांति की है, तभी वो समाज में पुरुषों के बराबर आई है। ऐसा नहीं कि एक सुबह उठी और आपको पुरुषों के बराबर अधिकार मिल गए, तो ऐसा नहीं है। महिलाओं ने बहुत संघर्ष कर इस मुकाम को हासिल किया है। ठीक। सबसे पहले एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की महिला। अब आपको पता है यहाँ क्या महल है वर्साई का, और कूच कर रही है पेरिस की ओर महिला। देखिए, अब आपको एक छोटा पृष्ठभूमि तो क्लियर है कि वर्साई क्या है, राजा का महल है, पेरिस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर है और आप इनको बड़े अच्छे से देख रहे हैं। ठीक। अब शुरू करते हैं। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। क्यों ना शुरू होती, जब आपको पता था युद्ध हो रहा था और मोर्चों पर जब आदमी गए थे, जैकोबिन क्लब के मेंबर बने थे, तो चाहे घर हो या खेती का काम वो महिला ही संभाल रही थी। इतना तो आप पढ़ाई था अभी पीछे लेक्चर में। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार में उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। कह रहे, जो उनका पार्टिसिपेशन था क्रांति के लिए, उनकी लाइफ को सुधारने के लिए, वो उसमें जरूर पार्ट निभाई। तीसरे स्टेटस की अधिकांश महिलाएं जीवन निर्वाह के काम के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जी बेचती थी, अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यवसाय प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। अगर आप देखोगे तो जो महिलाएं थी क्या करती थी? कपड़े सिलने का, बुनने का, धुलाई का, और बाजारों में फूल फल सब्जियां जो हैं इनको बेचने का, यही सारे काम जो है आपका किया करती थी। और संपन्न घरवारों में घरेलू में काम करती थी।
मान लीजिए कोई राजा है, परिवार है, प्रोटेस्ट वर्ग मतलब बहुत अच्छे वर्ग का है, तो नीचे की महिलाएं उन घर में जाकर काम किया करती थी। यही महिला को काम था उस जमाने में। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यवसाय प्रशिक्षण का मौका नहीं था, यानी कि हर कोई नहीं पढ़ सकता। केवल कुलीन, कुलीन का मतलब होता है उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में मतलब कौन आ रहे हैं? जो आपके पादरी वर्ग हैं और जो अमीर वर्ग है। केवल कुलीन वर्ग की लड़कियां और तीसरे स्टेटस के धनी वर्गों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ सकती थी। आपको पता है 3 वर्ग मैंने बताए थे, इसमें पादरी वर्ग था, इसमें मैंने अमीर वर्ग बताया, फिर मैंने 3 वर्ग यहाँ आपको बांटे थे, इसमें व्यवसायी वर्ग था, इसमें किसान था, इसमें कामगार। तो ये जो वर्ग थे, इन वर्गों की ही लड़कियां जो थी आपका पढ़ती थी। क्लियर है? अगर आप देखोगे ये लड़कियां पढ़ती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना भी पड़ता था। अब जो कामकाजी महिला है वो क्या करेगी? जो उनका परिवार है उसी का वो पालन पोषण करेगी, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन में रखकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख आदि करना, मजदूरी और आपका पुरुषों की काम। तो ये सारी चीजें इसमें होती थी। उसी आधार पर ये सारी चीजें चलती थी। क्लियर है? तो महिलाओं का काम क्या था, इतना आपने इसमें देख लिया होगा कि शुरुआती तौर से कैसे ये सारी चीजें इसमें रही। क्लियर है? और आप इनको देख सकते हैं। महिलाओं ने अपने हित के हिमायत करने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू करे। महिलाओं का राजनीतिक क्लब, अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। कैसे आए? 60 क्लब अस्तित्व में। उन्हें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड आपका रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। ये वो क्लब था जो सबसे फेमस था, जो महिलाओं के पॉलिटिकल राइट्स की बात करता था। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। उनकी एक प्रमुख मांग ये थी, महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। महिला क्या चाह रही थी कि जिस तरह से पुरुषों को समान राइट्स है पॉलिटिकल में, वही महिलाओं को प्राप्त हो। बस इतनी डिमांड है कि मेल और फीमेल को जो है पॉलिटिकली राइट्स इक्वल। आज के समय में भारत में देखिए सब कुछ आपके इक्वल राइट्स है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। आप एक मानव है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको सेम राइट्स है। 1791 के बाद संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। कैसा दिया गया? निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब जो एक्टिव नहीं होता, उसका दर्जा मिला, क्योंकि आप जानते हैं देश आजाद हो चुका है। ठीक। और महिलाओं को मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने, राजनीतिक पदों की मांग रखना, उनका मानना था कि ये तभी नई सरकार उनके हित का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। आप कह रही हैं कि 91 के बाद इसके नागरिक दर्जा था। महिलाओं को मताधिकार, असेंबली में चुने जाने, राजनीतिक पदों पर रखे जाने की मांग, उनका मानना है नई सरकार आएगी तो उनके हित की बात करेगी और तो ही कुछ हो पाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून तो लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया, यानी कुछ तो कर दिया, अनिवार्य एजुकेशन कर दी। पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। सोचिए कब लेके आए? 1791 में ये एक्ट आ गया था। कहां पर? फ्रांस में, कि उनकी मर्जी के खिलाफ आप उनकी शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया कि अपनी मर्जी से वो जहां करना चाहे उसको करने दीजिए। और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण कराइए, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन कराइए। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। अगर कोई आपका तलाक चाहता है तो उसको कानूनी राइट्स मिले। और औरत और मर्द, यानी कि महिला और पुरुष दोनों को ही अर्जी देने का अधिकार था, यानी कि केवल महिला ही डिवोर्स नहीं मांग सकती, पुरुष भी मांग सकता है। अब महिलाएं व्यवसायिक, यानी कि जो आपकी कमर्शियल प्रशिक्षण ले सकती हैं, कलाकार बन सकती हैं और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती हैं। ये काम फ्रांस में ऑलरेडी वहां की सरकार ने अपने यहाँ लॉ मेकिंग के तहत आपका कर दिया था। क्या कर दिया था? अपने यहाँ लॉ मेकिंग के तहत
कर दिया था। अब कंडीशन कुछ और थी, वो चाह कुछ और रहे थे, उनको भी हम देखेंगे। पहले इतने राइट्स को थोड़ा सा गौर करके देख लिया। अब देखिए, फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। कैसा हुआ? कुछ को फांसी पर। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं को आंदोलन अगली सदी के अनेक देशों में चल रहा था। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मी का प्रेरक समृद्धि के रूप में जिद रखा। अतः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। ऐसा हो गया कि फ्रांस की महिलाओं ने कुछ जो राइट्स थे वो उन्होंने आपका लागू कर लिए थे, ठीक, और उसको देख लिया गया। क्रांतिकारी महिला ओलपम दे गुजू 1748 से लेकर 93 का जीवन है। ये एक क्रांतिकारी फ्रांसीसी राजनीतिक रूप से सक्रिय महिला सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उनमें महिलाओं को मानव पात्र के मूल के अधिकार से वंचित रखा गया। इसलिए उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें महारानी नेशनल असेंबली सदस्यों के पास मांग करते हुए भेजा और इस कार्रवाई जाएगा। 1793 में ओलंपू दे गुज ने महिलाओं को क्लब को जबरदस्ती बंद करने और जैकोबिन क्लब सरकार की आलोचना की, जिससे नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और बाद में उनको फांसी पर लटका दिया गया। यानी कि महिलाओं ने अपने राइट्स के लिए बहुत सारी चीजों को दमन झेला। तो ये उस समय का स्थिति थी, कैसे कैसे महिलाओं को चीजें हो रही थी, इनको आप इसमें बड़ी आसानी और सरलता से देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अब बेकरी की दुकान की कतार में लगी महिलाएं, कैसे पाव रोटी लेने के लिए महिलाओं का काम था तो वो इकट्ठा हो और पाव रोटी लेने के लिए जाए, ठीक, और कैसे वो पाव रोटियों को इकट्ठा कर। देख लिया, आगे बढ़े। दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। यानी कि जो 1793 से लेकर 1794 के बीच जो शासन था, इन्होंने, ये जैकोबिन क्लब शासन था, इन्होंने क्या कर दिया था कि जो दास प्रथा था इसका उन्मूलन कर दिया और समाज में एक सुधारकों में से एक था। कैरेबियन उप समूह उपनिवेश में मॉर्टिनिस, गोल्डलॉप और जैसे सेंट डोमियन यानी कि तंबाकू, नील, चीनी, कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। अपरिचित एवं दूसरे देशों के जाने और काम करने के लिए यूरोप में अनाच्छित का मतलब था कि बागानों में श्रम की कमी। इसी कमी को यूरोप, अफ्रीकी अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। ऐसा किया गया, इन्हीं चीजों के द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बौद्रे और नस्ते बंदरगाह से अफ्रीकी तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों के साथ दास खरीदते थे। दास को दाग और हथकड़ी डालकर अटलांटिक महासागर पर कैरेबियन देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज का ठूंस जाता था और उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास प्रथा के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। किस कारण से? दास श्रम रखा गया, लोगों को
खरीद लेते थे, उनसे काम करवाते थे जबरदस्ती, इन सारी वजह से ही। और कैरेबियन देश में ये सारी चीजें थी। पर्दे और नाश्ते जैसे बंदरगाहों पर फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बने। किसके कारण? दास व्यापार के कारण ही ये चीजें आगे उभरी। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दास प्रथा में ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई और व्यक्ति ने मूलभूत अधिकार उपनिवेश में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किया जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारी को विरोध का भय में से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया कि ऐसा ना हो जाए कि अगर हम दास प्रथा के खिलाफ कोई कानून पारित कर दे तो जो व्यापारी वर्ग हमारे साथ है, तीसरे स्टेट्स में सबसे अमीर वर्ग है, उसके पास दास है, कहीं वो विरोध न करते। लेकिन अंत 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश के सभी दासों को मुक्त करने का अधिकार कानून पारित किया। यहाँ पर कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहता। 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधन के लिए अफ्रीका से निग्रो लोगों को गुलाम बनाकर स्वतंत्रता मिली। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में कर दिया गया। कब हुआ? 1848 में। फ्रांसीसी और क्रांति और रोजगार की जिंदगी छोटा चैप्टर है, कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ आपको घर से भी देखना। तो कैसी स्थिति थी आप इसको अच्छे से देख सकते। क्लियर है? क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा जानलेवा पुस्तक बदल सकती थी? 1758 में बाद में वर्षों में फ्रांस पुरुष और महिला और बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए जो क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी से उतारने का प्रयास किया। फलस्तीन के ध्वस्त होने के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वो था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों में किताब, अखबार, नाटक, राजा को सेंसरशिप द्वारा पारित किए जाने के बाद ही प्रकाशित का वंचित किया जाता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नैसर्गिक, यानी कि नैसर्गिक का मतलब है प्राकृतिक अधिकार घोषित किया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चे, पुस्तक, छपाई की तस्वीरें की बाढ़ सी आ गई, जहां तेजी से गांव देहात तक पहुंचती थी। यानी कि पहले कुछ छापना है तो आपको सेंसरशिप है, छापने से पहले पास कराना पड़ेगा, फिर छपता था तो लोग इतने चक्कर में पड़ते नहीं थे। अब उसको फ्री कर दिया गया कि कोई भी कुछ भी लिख सकता है, बोल सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये है ना। अब मुझे बताओगे हमारे आर्टिकल किस आर्टिकल में लिखा हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? आपको देखना है। देखिए, मैं कह रहा हूं ना, हमारे यहाँ जो भी कुछ जुड़ा है वो बहुत कुछ इनसे भी समाहित है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नई चीज है। हाँ, हमने उनका भारतीयकरण जरूर किया। ठीक, उन्हें फ्रांस में घटती रही घटनाओं के परिवर्तन का ब्यौरा और उनकी टिप्पणी होती रही है। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना दृष्टिकोण सहमित करने की कोशिश करेंगे। नाटकीय, संगीत, उत्सवी जुलूस में असंख्यक लोग में जाने स्वतंत्रता और न्याय के बारे में, राजनीतिक और दार्शनिक के लिए पंडित लेखन समझने, उनसे जुड़े होना लोकप्रिय के तरीका है। किताबों को पढ़ना मुट्ठी भर शिक्षित ही संभव है। कह रहे कि जो पढ़ पाएंगे वो मुट्ठी भर लोग ही हैं। तो कह रहे हैं देशभक्ति कसरत मशीन का इस्तेमाल मोटापे घटाने के लिए करते थे। अब देखिए, ये कसरत मशीनें हैं। उस जमाने में प्रिंट मीडिया कैसे काम कर रही थी, क्रांति कैसे आती थी रोजाना, कैसे चीजों को आपका एक दूसरे के माध्यम से ये सारी चीजें वहां पर पहुंचती थी। ठीक, देखिए बड़ा बड़े महलों में किस तरीके से मारा जनता को संबोधित करते हुए लुइस लोपेट्स द्वारा बनाया गया चित्र है। ठीक, इसे आप देख सकते हैं कैसे भीड़ आपका जुटी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इस सारांश थोड़ा सा है, मैं पढ़ देता हूँ, बाकी देख लीजिए। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। अब दोबारा वो स्थिति आ गई, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। उसके पड़ोस के यूरोपीय देशों में विजय पत्र यात्रा शुरू हुई। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाया
और उसने बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन को खुद को यूरोप का आधुनिकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव प्रणाली पर आधारित नाप तोल शुरू की। दशमलव प्रणाली आप मैथ्स में पढ़िएगा कि दशमलव प्रणाली क्या है, ठीक। और शुरू कर दी और बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन की मुक्ति दाता लाता था। उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उम्मीद की, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लग गए। अधिकार 1815 में वाटरलू ने उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानून में फैलने वाले ही क्रांतिकारी उपायों से अक्सर उसकी मृत्यु काफी समय के बाद सामने आई। और स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार पर फ्रांसीसियों में सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। उन्हें 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैली। यानी कि जो विचार है वो कहाँ से निकला है, चाहे स्वतंत्रता का हो या जनवादी अधिकार का हो, जैसे अभिव्यक्ति, महिलाओं के राइट्स, बहुत सारी चीजें कहाँ से निकली हैं, बेसिकली फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले निकली और यूरोप में और वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया। इसी कारण से सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। और कैसे हुआ? सामंती औपनिवेशिक शासन के प्रभुत्व राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए आंदोलन में दासता मुक्त विचार, नई परिभाषाएं दी गई और टीपू सुल्तान और राजा मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस के उपजे विचारों से प्रेरणा लेकर दो ठोस उदाहरण है। कह रहे इन्हीं से आपकी प्रेरणा ली है किसने? भारत के समाज सुधारकों ने। तो राजा राम मोहन राय के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जुलाई में उन्होंने आपकी कल्पना की। फ्रांस में 1930 में हुई क्रांति के बारे में जानेंगे और चीजों के बारे में पढ़ेंगे, घटनाओं के लड़ेंगे, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो अब आजाद हुए हैं, फिर कानून बनाया और वापस नेपोलियन बोनापार्ट ने कब्जा कर लिया है और अपने आप को दोबारा राजा बना दिया है और वापस अब राजतंत्र आ गया है। तो ये सारी चीजों को हमने इस लेक्चर में देखने का और जानने का प्रयास किया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो धन्यवाद। एक बार घर जाकर चैप्टर को रिवीजन करेंगे, कल मिलेंगे नए चैप्टर में जो आगे को पढ़ेंगे। धन्यवाद।